अरे बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सर नीट के एग्जाम के लिए सिर्फ 7 महीने बचे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। बेटा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को इस टाइम सोचना नहीं है, इस टाइम करने का वक्त है। और क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बचे हुए 7 महीनों में किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, मचा के आओगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को करके आओगे। सो आप देखते रहना, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ये 7 मंथ स्ट्रेटेजी। रीजन ये नहीं है कि पेपर मुश्किल है, रीजन है सिलेबस कंप्लीट करना। जो भी आपके चैप्टर के बीच में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इन चैप्टर हैं, उनको करो। उसके बाद जब ये कंप्लीट कर लो तो बैक एक्सरसाइज जरूर करो। आप पहले आइडेंटिफाई करो आपकी प्रॉब्लम कहां है। और मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन की होती है। एक एनालिसिस जरूर लो टेस्ट में, पर टेस्ट आप एनालिसिस जरूर लो कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जगजोत सर आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर आप लोगों को बताने वाला हूं क्या है एक सही स्ट्रैटेजी जो हम लोग अपना सकते हैं ये 7 मंथ में और अपने नीट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, जो हमारा ड्रीम है उसको हासिल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि ऐसा हम क्या करें, या फिर आप लोग काफी ज्यादा दुविधा में भी हो सकते हैं कि अब ये 7 महीने बचे हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि अब एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना चाहिए इस नीट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो भाई हम सभी का जो सपना है वो नीट 2024 में एक अच्छी रैंक लाने का है, एक अच्छे कॉलेज में जाने का है। पर इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। देखो, हम लोग जब कभी भी कोई काम जल्दबाजी में करते हैं या फिर बिना प्लानिंग के करते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो नीट एग्जाम्स के बारे में भी मैं आपको ये बोलूंगा, ये जो नीट का एग्जामिनेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कुछ है। पहले हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, अगर आपको कोई भी एग्जाम या फिर किसी भी चीज को, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिशन किसके साथ है। तो मैं ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में। अबाउट द एग्जाम अगर हम ध्यान से देखें, मोस्टली स्टूडेंट्स इसका पैटर्न जानते हैं, सब जानते हैं इसका पैटर्न क्या है, बट फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। हम फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फिजिक्स में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम ध्यान से देखें कि भाई अराउंड, देखो अराउंड रफली मैं आपको बता रहा हूं, अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ये पेपर दिया है, आप जानते हो। ठीक है ना, 20 लाख स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट है, इससे ज्यादा ही है। 20 लाख स्टूडेंट्स के अराउंड लास्ट ईयर मतलब 2023 वाला पेपर उन्होंने नीट का दिया है। रजिस्टर्ड ज्यादा होते हैं, आप हमेशा जानते हो, बट कम कैंडिडेट अपीयर होते हैं एग्जाम देने के लिए, किसी रीजंस की वजह से वो नहीं दे पाते। बट फिर भी ये नंबर बहुत बड़ा है, अपने आप में एक नंबर बड़ा है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है। बट एग्जैक्टली कितने सेलेक्ट होते हैं, कितने क्वालिफाई करते हैं, तो आप देखोगे वो रेशियो कुछ ऐसा है कि अराउंड 50-51%, कुछ इतने ही स्टूडेंट्स हैं 50 to 55% जो इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो यानी कि आधे बच्चे, हाफ जनता हट जाती है, सिर्फ हाफ स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं एक रफ एस्टिमेशन ले रहा हूं, हाफ स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो कंपटीशन होता है इन्हीं बच्चों से होता है जो कि सीरियस कैंडिडेट्स कहलाते हैं। जितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, हम जनरली उनको सीरियस कैंडिडेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नीट एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो इजी टू मीडियम है। तो अगर आप लेवल पे चर्चा करो कि सर इसका लेवल कैसा होता है, क्या हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, कई ड्रॉपर्स भी हैं जो इस बारे में जानते हैं इसका लेवल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं ये इजी टू मीडियम लेवल है। इसका जो लेवल है वो इजी टू मीडियम के बीच में लाई करता है। हार्डली आप कह सकते हो, हार्डली अराउंड 4 या 5 क्वेश्चंस जो मुझे दिखाई देते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो ये है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी 4 to 5 है, बट मोस्टली जो है हमारा इजी टू मीडियम में लाई करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर ये इतना ही ईजी है, ये इतना ही आसान है, तो फिर फिजिक्स में हम लोग क्यों सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग इतना सरवाइव नहीं कर पा रहे, बेसिकली हम लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं फिजिक्स में, इतने ज्यादा बच्चे फिजिक्स में ही क्यों परेशानी को फेस करते हैं। रीजन ये नहीं है कि पेपर मुश्किल है, रीजन है सिलेबस कंप्लीट करना। रीजन ये है कि आप लोगों को उस एग्जामिनेशन में अराउंड 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और फिजिक्स जिसमें सबसे मुश्किल हमें लगती है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स भी आती है।
तो यहां आती है प्रॉपर प्लानिंग की बात कि अगर आप ध्यान से देखोगे एक ऐसा एग्जामिनेशन जो इजी टू मीडियम लेवल है, मैं सिर्फ फिजिक्स की चर्चा कर रहा हूं यहां, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट, सिर्फ फिजिक्स, फिजिक्स की तो बात करूंगा ना मैं, तो मैं फिजिक्स की यहां बात कर रहा हूं, तो इजी टू मीडियम लेवल है। पर फिर भी सर, फिर भी ऐसा क्यों है कि हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं? इसका रीजन है प्रॉपर प्लानिंग का ना होना, या फिर इम्प्रॉपर चीजों को ज्यादा पढ़ना, उन पे ज्यादा टाइम देना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम लोग इसी बारे में सीखेंगे कि हम ये 7 महीने में ऐसा क्या करें कि ये इजी पेपर हमें एक्चुअली इजी लगने लगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से ही हमें मुश्किल ना लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्ट्रेटेजी में कि आप कौन से महीने में क्या पढ़ रहे हो, आप कितने टेस्ट पेपर दे रहे हो, और आप किस बुक से पढ़ रहे हो, क्या स्टडी मटेरियल ले रहे हो, आपका रोज का, आपका दिनचर्या कैसा है, आपके रोज का स्केड्यूल कैसा है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करने वाला है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, वन बाय वन। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूं कि हम लोगों को बेसिकली शुरुआत कहां से करनी चाहिए, हम लोगों को स्टार्ट कहां से लेना चाहिए। तो लेट अस जस्ट डिस्कस फॉर द फर्स्ट मंथ स्ट्रेटेजी। अगर मैं बात करूं पहले महीने में सर क्या करना चाहिए, मंथ 1 से आप डिस्कस करना स्टार्ट करो। देखो, मैं 1 मंथ से लेके 3rd मंथ तक की बात करूं, यानी कि अब से 3 महीने हम लोगों को क्या करना है, पहले से तीसरे महीने में मुझे क्या करना है। सबसे पहले आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होगे आपके बैकलॉग से। हर कोई बच्चा कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है, अपनी क्लासेस ले रहा है, किसी ना किसी बैच में एनरोल्ड है, बट सबसे बुरा जो फेज है वो होता है बैकलॉग का, कि सर हमारा जो बैकलॉग है यही हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है ना। सर हम आगे क्या बढ़े, हम लोगों का बैकलॉग कितना इकट्ठा हो जाता है। बैकलॉग इकट्ठा क्यों होता है, पहले तो ये सोचो बैकलॉग आने का रीजन क्या है, वजह क्या है। बैकलॉग आने के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी वीक में 6 दिन या 5 दिन क्लास है और आपने मिस कर दी, आप बीमार थे, या फिर किसी रीजंस की वजह से, वेदर की वजह से, या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आप अपने लेक्चर्स नहीं देख पाए, आपका बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि वो बैकलॉग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो बैकलॉग पीछे इकट्ठा हो गया और आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पहले 1 से 3 मंथ ये सबसे क्रूशियल है, ये बिग मंथ्स हैं। इनको हम सबसे ज्यादा बिग मंथ्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, इस टाइम पे आप लोगों पे इतना प्रेशर नहीं है जितना आने वाले मंथ्स में होगा इसके बाद। तो यहां पे ये दीज आर द बिग मंथ्स। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम बैकलॉग हो उसको कंप्लीट करने की। मैक्सिमम बैकलॉग को हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैक्सिमम जितना भी आपका बैकलॉग आप कंप्लीट कर सको, निपटा सको। पर इसका कभी स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या होता है कि हम लोग उसकी परवाह ज्यादा करते हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, और जो हमें करेंटली पढ़ाया जा रहा है, रिसेंटली क्लास में चल रहा है, हम उसको देखते नहीं है। तो बैकलॉग की वजह से आप कभी ये मत करना कि जो आपका करंट सिलेबस चल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो। बैकलॉग को कैसे खत्म किया जाता है सर, बैकलॉग को आप हॉलीडेज पे खत्म करते हो। आने वाले मंथ्स में आप लोगों को पता है बहुत सारे वेकेशंस भी रहेंगे, हॉलीडेज भी रहेंगे, क्योंकि त्योहारों का महीना है। ये त्योहार आप लोगों की जिंदगी में बार बार आएंगे, बट ये नीट का एग्जाम इस बार है, आपको इसी बार पढ़ना है, इसी साल सेलेक्ट होके दिखाना है। इस साल पढ़ोगे, अगले साल जो 2024 में दोगे उसी में सिलेक्शन दोगे। तो ये त्योहार तो आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे, दिवाली दोबारा आ जाएगा, दशहरा दोबारा आ जाएगा, बट ये एग्जाम अब इस बार देके आओगे 2024 का, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। सो बेटर है जितने हॉलीडेज आने वाले हैं, या आपके संडेज हैं, या फिर आपके वीकेंड्स हैं जिनमें क्लास नहीं होती है, उन वीकेंड्स में पहले आप अपने बैकलॉग को पहचानो, आइडेंटिफाई करो। उनको पहचानना जरूरी है कि सर ये कौन से बैकलॉग है, इनको पहचानो पहले, है ना। इनको आप क्या करोगे, पहचानोगे, ठीक है ना। यहां से इनको पहचानो, ये कौन से बैकलॉग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, और इनको अपने हॉलीडेज पे, अपनी छुट्टियों वाले दिन, अपने हॉलीडेज, जितने भी आपके हॉलीडेज हैं उनमें कंप्लीट करने की कोशिश करना। जो आपकी छुट्टियां आ रही हैं उनमें इनको कवर अप करने की कोशिश करना। अगर आप किसी ऑनलाइन बैचेस में हैं तो आपके पास जरूर रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, आप बैकडेटेड सेशंस पे जाके उनको जरूर देख सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो आप लोगों के पास आपके रिसोर्सेज होंगे, जहां से आपके नोट्स होंगे, आप उनसे इन बैकलॉग्स को कंप्लीट करने की जरूरत है, उनको कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन 3 मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात है कि आप बैकलॉग को कंप्लीट करो। और क्या करें, जो आपका करंट सिलेबस चल रहा है, जो आपकी क्लास में रिसेंटली चल रहा है, जो करंटली आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, करंट सिलेबस। करंट सिलेबस का मतलब क्या है, जो आपकी क्लास में एक्चुअली अभी चल रहा है, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो,
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। आपने इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो ये भी जाके बैकलॉग में ऐड हो जाएगा बच्चे, और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ऑलरेडी बैकलॉग और यहां से एक और बैकलॉग नहीं। तो आप अपनी रीसेंट, अपनी करंट क्लासेस को बिल्कुल मिस करने का सोचना भी मत। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, अरे यार समझ नहीं आ रहा क्लास में क्या पढ़ाया था, शायद मैंने पिछली क्लास का नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा हो रहा था। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप अपनी करंट क्लास में बहुत ज्यादा फोकस होके पढ़ते हो, डेविएट नहीं होते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में भी आता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, आप उससे कनेक्ट कर भी पाते हो। तो डेफिनेटली करंट सिलेबस पे फोकस करो, अपनी करंट क्लासरूम को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करो। मैंने बताया बैकलॉग का टाइम जो है, ये नहीं है कि आप अपनी आज का लेक्चर छोड़ के चल यार आज तो रहने देते हैं, आज तो सर कुछ इजी पढ़ाएंगे, मैं वो पढ़ लेता हूं जो मेरा पिछला छूट गया था। गलती मत करना, क्योंकि वो पिछला आप कभी पढ़ोगे नहीं, आज का आप मिस कर दोगे, बैकलॉग बढ़ता जाएगा और उसी के भार में हम डूब जाएंगे। ये नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना है। बैकलॉग को और नहीं बढ़ाना है, जो है सो है, उसको छुट्टियों में खत्म करते जाना है। तो ये 3 महीने क्रूशियल हैं, बिग मंथ्स हैं, इसमें आप सबसे पहले इन चीजों पे ध्यान दो, आप बैकलॉग्स को किसी तरीके से कम करो, और तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग अपना रिसेंट चैप्टर कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका करंटली चैप्टर पढ़ रहे हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन में जहां भी आप पढ़ रहे हो, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी को सेल्फ स्टडी जरूर करो एक बार। एनसीईआरटी, अब मैं फिजिक्स में कहूं तो आप बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है फिजिक्स में, आपको एनसीईआरटी की बुक उठा के एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, आपको इसके क्या करने हैं, आपको इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। जितने भी इन चैप्टर एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स, या फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज जो होती है ना आपकी, जो भी आपके चैप्टर के बीच में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इन चैप्टर हैं, उनको करो। उसके बाद जब ये कंप्लीट कर लो तो बैक एक्सरसाइज जरूर करो। अगर आप ये दोनों चीजें करते हो तो मुझे लगता है आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एनसीईआरटी क्यों सर, क्या एनसीईआरटी जरूरी है सर नीट के लिए? भाई नीट के लिए बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है ये, ठीक है ना, ये बाइबल है, ये कुरान है, यही आपके ग्रंथ है, सब कुछ यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गीता, भगवत गीता, सब कुछ एनसीईआरटी ही है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम क्यों ये नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट अगर भगवान है तो ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथ बन जाते हैं। एनसीईआरटी से बड़ा आपके लिए कोई ग्रंथ इस टाइम नहीं है, आप इसको एकदम पूजो और इसी की पूजा करो भैया। मेरे लिए तो मैं यही कहूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ो, आप सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो। आप अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख रहे हो, सिर्फ देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा और हो गया, नहीं, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो भाई, और सेल्फ अपने आप प्रैक्टिस करो, है ना, सेल्फ एनालाइज करो कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी में कई बच्चों का ये जरूर कहना होता है कि सर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली बहुत अजीब सी टिपिकल कैलकुलेशन होती है, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन देखते हैं वहां कभी इतनी बुरी कैलकुलेशन नहीं आती। तो आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, आप कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन भी आपसे जल्दी हो। बट हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कई क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में ऐसी कैलकुलेशंस है जो बहुत ज्यादा डेसिमल्स प्लेसेस तक जाती है, और नीट में हमने देखा है क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते जहां कैलकुलेशन पे आपको वो टेस्ट करे। नीट में आपके बेसिक्स को टेस्ट करता है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत बार रिपीट होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप देखोगे, कई क्वेश्चंस है जो बैक एक्सरसाइज के वर्ड टू वर्ड मैच भी कर जाते हैं, जस्ट वैल्यूज को बदल देता है। तो एनसीईआरटी करते रहना, आप जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है उसका एनसीईआरटी जरूर करना, ठीक है ना। सो एनसीईआरटी जहां आपने एक बार कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हैं सर इन 3 महीनों में? इन 3 महीनों में ना, वो बच्चे जो कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो भैया बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को साइड बाय साइड दोबारा रिकैप करें। तो डेफिनेटली इन फर्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मंथ 1 2 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसी 3 महीने की अगर हम बात कर रहे हैं, एडिशनल केस में सर हम और क्या कर सकते हैं, हम बेसिक मैथ्स को थोड़ा सा साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें, बेसिक मैथमेटिक्स को। और मैं आप लोगों को बताऊं, मेजर स्टूडेंट्स इसमें अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सबसे स्ट्रगलिंग जगह है जहां आप लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो, सबसे ज्यादा परेशान होते हो बेसिक मैथ्स में। हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल हर एक लेक्चर में पढ़ा होगा, हर एक टीचर से पढ़ा होगा, बट प्रॉब्लम ये आती है हम इसकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। हम इसको एक चैप्टर की तरह पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, अप्लाई नहीं करते, इसका एप्लीकेशन नहीं सीखते। क्या ये बात सच है? सोचो, अपने आप से ये सवाल पूछो,
कब आपने इसको अच्छे से अप्लाई किया है क्वेश्चंस के बीच में? आप लोगों को एपी जीपी पढ़ा दिया जाता है बेसिक मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी जाती है, वेक्टर्स पढ़ा दिया जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पर जब भी आपके सामने इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो फिर भी नहीं हम कर पाते। हम घबरा जाते हैं किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आ जाए तो। इंटीग्रेशन से तो सर बहुत ही डर जाते हैं, कांपते हैं सर, हम इंटीग्रेशन का नाम देखते हैं और हम लोगों की कपकपी छूट जाती है। सो भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ भी आ जाए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसकी प्रैक्टिस करो, तो इसको अप्लाई करना सीखो विद इन द चैप्टर। ठीक है ना? अगर आपके चैप्टर के बीच में कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आ रहा है तो उससे घबराओ मत, खुश हो जाओ कि सर हमें और क्वेश्चन दो जिनमें इंटीग्रेशन आ रहा हो, हमें सर ऐसे और क्वेश्चंस दो जिसमें डिफरेंशिएशन आ रहा हो। या आप आइडेंटिफाई करो आपको जो डेली प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं या फिर आपके पास जितनी भी बुक्स हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉड्यूल्स हैं, उनमें कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें डिफरेंशिएशन है, वो कौन से क्वेश्चन है जिनमें इंटीग्रेशन है। यानी कि आप लोगों को ये पहले 3 मंथ में जरूर करना है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके मैक्सिमम सवाल को लगाना सीखो, कोशिश करो, इनसे घबराओ मत, इनको छोड़ो मत, डोंट एस्केप। ठीक है ना? जितना आप इनसे पीछा छुड़ाओगे उतने ही आपके पीछे भागेंगे। आप ये बात मानते होगे, है ना? ऐसा होता है ना? आप जितना इनसे पीछा छुड़ाते हो आपके सामने उतने ही ये हाजिर हो जाते हैं। और पता है कई बार क्या होता है, कई बार सवाल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होता है और हम इतने डरे होते हैं ना, हमें लगता है हर सवाल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से ही होगा शायद, और हम उसको छोड़ आते हैं। नहीं, ठीक है ना? सो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोग वीक में भी अगर 5 या 10 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के अलग से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको डर नहीं लगेगा इससे। ठीक है ना? आप बेसिक आइडेंटिटीज याद रखो जो भी आपकी होती हैं, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रीज को याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को आप याद रखो। ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्री को भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को एक बार अच्छे से ध्यान से देख सकते हो, उसके क्वेश्चंस। ठीक है ना? कंपोनेंट्स लेना, प्लस आप वेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, वेक्टर्स के क्वेश्चंस को आप बहुत इंपॉर्टेंस दो। वेक्टर्स जहां इन्वॉल्व हो रहा है उसको ध्यान से देखो, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है उसकी डायरेक्शन, किस तरीके से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, कब डॉट प्रोडक्ट, कब क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या करते हैं, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करो। टॉर्क के फॉर्मूले में क्रॉस है या डॉट है, वर्क डन के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स अपने माइंड में जब आपके इकट्ठे होते हैं तो उनको साथ के साथ रिजॉल्व करते रहो। वेक्टर्स पे अच्छी कमांड आप बना लो। ये शुरू के 3 महीने में कर सकते हो आप। आने वाले जब चौथा महीना स्टार्ट होगा, 4th मंथ आपका स्टार्ट होगा, अभी से 3 मंथ तक ये चलेगा, बट उसके 4th मंथ में आते ही आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, तब आप इन चीजों पे काम नहीं कर पाओगे। नाउ देयर इज अ टाइम। अभी आपको लग रहा होगा 7 महीने बहुत कम है, बट 7 महीने बहुत है आप लोगों के लिए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नीट लेवल की अगर हम बात करें, जहां फिजिक्स के क्वेश्चन इजी टू मीडियम आते हैं, वहां आप ये कर सकते हो। कहां स्ट्रगल कर रहे हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। सर हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, नहीं सर हम न्यूमेरिकल्स वाले में कर रहे हैं, नहीं सर हम बेसिक्स में कर रहे हैं। आप पहले आइडेंटिफाई करो आपकी प्रॉब्लम कहां है, और मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन की होती है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, एजर्शन रीजन एक चीज है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो आप लोग ये जरूर करो, एजर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा दो। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आप एजर्शन रीजंस को इंक्लूड करो, एजर्शन रीजंस टाइप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बढ़ा दो। ठीक है ना? इसकी जो टाइप के प्रॉब्लम्स है, इसकी प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, इन 3 महीने में आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करो। जो टॉपिक आप करेंटली पढ़ रहे हो, मैं अभी भी बता रहा हूं, उन टॉपिक के लिए। बैकलॉग के लिए क्या करना है, बैकलॉग के लिए छुट्टी का वेट करना है, जो आपका हॉलीडे आ रहा है उसमें उसको कवर करना है। ठीक है ना? तो यहां हमारे ये 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, यहां हमारे ये 3 मंथ निकल जाएंगे इन प्रैक्टिस में। जो मैंने अभी आपको मेथड बताए, इन मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ऑल्टरनेट वीक्स पे टेस्ट रख सकते हैं, कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, गिव टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट वीक। तो यानी कि हम ऑल्टरनेट वीक का मतलब एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट वीक्स पे एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते टेस्ट दे सकते हैं आप। अभी आप इंडिविजुअल टेस्ट पे भी फोकस कर सकते हो कि इंडिविजुअल हमारा टॉपिक अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हम इंडिविजुअल टेस्ट दे देते हैं, और मंथ में एक कंबाइंड टेस्ट दे दो, पूरे मंथ में एक कंबाइंड टेस्ट दे दो। ये आप अलग से टेस्ट दे देना कि फिजिक्स का ही टेस्ट दे रहे हैं अलग से, और एक कंबाइंड टेस्ट जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के। इससे हमारी सिटिंग हैबिट भी बढ़ती है, तो एक कंबाइंड टेस्ट भी आप जरूर दे लो।
हर मंथ एक कंबाइंड टेस्ट, ठीक है ना। एक कंबाइंड टेस्ट का मतलब है जिसमें फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, बायोलॉजी भी हो, तो ये पर वीक है ना, पर मंथ, सॉरी, इसको आप पर मंथ, महीने में एक कंबाइंड टेस्ट जरूर दो। ओके, जब हमारा ये 3 मंथ का टारगेट पूरा हो जाता है, हमें लगता है हम सक्सेसफुली इसको कर चुके हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। और एक बात मैं बता दूं, ये 3 महीने 90 डेज की अगर मैं बात करूं, अराउंड 90 डेज, आपको हर तीसरे चौथे दिन क्या होगा, ऐसा महसूस होगा मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रहा। आप नहीं हार मान सकते। आप खड़े हो जाओ शीशे के सामने, कभी अपने आप से बात की है आपने? करके देखना जरा, बहुत अच्छा लगता है। अपने आंखों को देखो, अपनी आंखों में देखो, और शीशे में अपनी आंखों के सामने रख के अपने आप से बात करो और बोलो यस आई कैन डू इट। जरूर बोलो, चीख के बोलो, चिल्ला के बोलो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कहते हो ना सर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा, आपको आपसे ज्यादा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप अपनी ताकत को सबसे अच्छे से जानते हो, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। सो शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप से बात करो। पागलपन है ना, पर करो ऐसा, ठीक है ना। जो दुनिया में जिन लोगों को पहले हम पागल कहते थे ना, उन्होंने ही कुछ करके दिखाया, तो ये पागलपन अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आज दुनिया हंस रही है, कल वो आपकी वाहवाही करेगी, आपको शाबाशी देगी, देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रैक्टिस पे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। सर इसके बाद चौथे मंथ की अगर हम बात करें, मंथ 4, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथे मंथ में हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपने 3 मंथ में चैप्टर्स पढ़ लिया, इनका रिवीजन भी क्रूशियल होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो गया टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए, नहीं आ गए, बट उनका एनालिसिस भी जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है 4th मंथ में आप कंप्लीट, जो आपने पिछले 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया है, एक कंप्लीट टेस्ट जरूर देना। कंप्लीट टेस्ट, जितना भी आपने प्रीवियसली कंप्लीट किया है सिलेबस, उसका एक कंप्लीट टेस्ट जरूर देना। आप देखना इसमें काफी गलतियां होंगी, आप मानो या ना मानो, इसमें बहुत एरर्स आएंगे, आप लोग समझ सकते हो, ये जरूर होगा। और इसके जो गलतियां है ना, जो इसके एरर्स हैं, वही गोल्ड है आप लोगों के लिए। उनको मैं गोल्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही सोना है बेटा, यही निखारेगा आपको। अगर आपने इसकी गलतियां ढूंढ ली ना, आपके टेस्ट में क्या गलतियां हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और किस पे वर्क करना है, ये भी पता चल जाएगा। किन चीजों में आप वीक हो, आपके वीक एरियाज क्या है, आपके अंदर खामियां क्या है। जो आपकी अच्छाइयां हैं वो तो आपको टेस्ट में इंप्रूव करने में काम करेंगी, वो आपके टेस्ट के रिजल्ट में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगी, पर आपके कहां ड्रॉबैक्स है, आप कहां पीछे रह जाते हो, आपकी गलतियां क्या है, वो आप लोगों को यहीं से पता चलेंगी कि भैया हमने इस चैप्टर में क्या गलतियां की हैं, वो हम लोगों को पता चल जाएंगी। हमारा वीक पॉइंट क्या है, कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है, वो यहां से जरूर एनालाइज करो। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट जरूर बढ़ा देना। मैं आपको बताता जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, आप अब हर वीक में एक टेस्ट जरूर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट को आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, पर वीक आप टेस्ट बढ़ा दो, ठीक है ना। और कोशिश करो अब से आप 3 घंटे का टेस्ट हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जरूर दोगे, ठीक है ना। अराउंड 3 आवर्स का सिटिंग हैबिट आप जरूर बनाओगे, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम 3 आवर्स 20 मिनट्स का है, तो भी आप 3 घंटे में ही पूरा टेस्ट करने की प्रैक्टिस करोगे। और सबसे जरूरी बात, ये टाइम वो है जब आप डेवलप करोगे कि आपको एग्जाम में सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। क्या आप सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, क्या आप सबसे पहले केमिस्ट्री करते हो, या सबसे पहले बायो। मोस्टली बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है सबसे पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस देने की, बट आप शुरुआत में पहले फिजिक्स को दे सकते हो प्रेफरेंस, अगर आपके फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो, तो 2-3 टेस्ट में आप केमिस्ट्री का सेक्शन सबसे पहले पिक करो। बट एक चीज याद रखना, आप लोगों का ओवरऑल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आप बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि सबसे पहले बायो करके मैं बहुत जल्दी निपटा सकती हूं या निपटा सकता हूं, तो गो फॉर द बायोलॉजी। बट एक आध बार अपने आप को टेस्ट जरूर करना, आप टॉपिक्स को बदल सकते हो, आप पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा कि सर केमिस्ट्री बायो करने के बाद जब हम फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं, फिजिक्स में सर हमसे हो ही नहीं पाता, मुझे याद नहीं आता, होता है ना ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ, कि सर मैं बिल्कुल करीब था आंसर के, सर बस आंसर आ ही गया था, फॉर्मूला निकल गया दिमाग से, अरे यार पढ़ाया था सर ने क्लास में 10 बार बताई थी ये बात ऐसे करनी है, पर फिर भूल गए। क्यों हुआ? क्योंकि दिमाग भी थक जाता है, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी थक जाती है जब हम इतने सारे चीजों को एक साथ करते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये नॉर्मल है,
ठीक है ना, आप नॉर्मल हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नॉर्मल हो, ठीक है ना, ये सबके साथ हो जाता है। तो डेट इज वाई मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में बदलाव की जरूरत है। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बट फिर भी हम बायो को पहले इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस उस पर अच्छा होता है और हमें पता है कि उसमें कम टाइम लगेगा और हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। हमें पता है मेजर पोर्शन तो बायो का है, हमें 90 क्वेश्चंस के राउंड तो उसी में ही करने हैं, है ना। सो ये जरूर आप करो, प्लस एक एनालिसिस जरूर लो टेस्ट में, पर टेस्ट आप एनालिसिस जरूर लो कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ करेक्ट, कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हर एक करेक्ट क्वेश्चन आपको +4 देता है। और आप ये ध्यान देखो, प्लस आप ये भी एनालाइज करो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी हो रही है, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। तो सबसे खतरनाक चीज है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है बेटा, क्योंकि जहां आप इसको पॉजिटिव में कंसीडर कर रहे थे, आपको लगता था +4 आएंगे, वहां आपका -1 आ जाता है, सीधा आप 5 मार्क्स नीचे आ जाते हो, 5 मार्क्स आप लूज कर देते हो। तो ये बहुत ध्यान से देखना, आप एनालिसिस करना कि आपके हर टेस्ट में कितने आए, और ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। ये एनालिसिस के हिसाब से हर एक टेस्ट में आपका ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। मान लो पहले टेस्ट में आपने सिर्फ 25 सही क्वेश्चंस किए, तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो बढ़ जाने चाहिए, करेक्ट आंसर्स बढ़ जाने चाहिए, 30 होने चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट में आपके 35, 36, उसके नेक्स्ट टेस्ट में 40। तो अपना क्राइटेरिया सेट रखो भाई, मुझे क्या रैंक में मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे क्या लगता है मैं किस लेवल तक जा सकता हूं। सभी अच्छी रैंक ला सकते हैं, सभी अंडर 1000 ला सकते हैं, बट आप अपने आप को जानते हो बेटर वे में। तो आप ये एनालिसिस जरूर करो, क्या ये ग्राफ आपका बढ़ रहा है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस का ग्राफ बढ़ना चाहिए, इनकरेक्ट का घटना चाहिए, करेक्ट क्वेश्चंस का ग्राफ बढ़ना चाहिए, इतने करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए पर टेस्ट, ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। इनकरेक्ट का ग्राफ बनाओ साथ में, इनकरेक्ट का ग्राफ कम होना चाहिए। यानी कि मान लो आपने पहले 10 क्वेश्चन गलत किए थे, अगले टेस्ट में आपने सिर्फ 7 गलत किए हैं, फिर हो सकता है 5, फिर 4, फिर ऐसे करते करते इसको एलिमिनेट करो। इसको तो अच्छे से एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। ओके, सो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। प्लस अब शुरू के 3 महीने के बाद इस चौथे महीने में आप लोग ऐसे टॉपिक्स को उठा सकते हो जो आप लोगों को लगता है कि ये अभी मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। यहां आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि रोटेशन मैकेनिक्स। मैं देखता हूं बच्चे उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, है ना। रोटेशन मैकेनिक्स हो गया, प्लस आप लोग किसमें स्ट्रगल करते हो, एसएचएम में कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, कई बच्चों का वीक होता है रोटेशनल, है ना, कई बच्चों का सेंटर ऑफ मास वीक होता है, कई बच्चों का एसएचएम वीक होता है ना। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर एनालाइज करो जो मेरे वीक लेग हैं, जो सर बहुत ज्यादा पीछे हैं हम इन टॉपिक्स में, क्योंकि ये आपका 4th और 5th मंथ इनमें आपको मदद दे देगा। क्योंकि आखिरी के 2 मंथ में आप ये नहीं कर सकते, आखिरी के 2 मंथ में मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कुछ नया पढ़ो। इस टाइम आप उन चीजों पे फोकस करो जो आप लोगों के वीक टॉपिक हैं। करंट जो सिलेबस चल रहा है उसको चलने दो, आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कुछ टीचर से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, बट इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान दो। रोटेशनल एक स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, है ना। मैकेनिक्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है ना, मैकेनिक्स को आप बहुत ज्यादा यहां इंपॉर्टेंस दो क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस वहां से आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को आप पिक कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बट कुछ वीक टॉपिक्स को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरे वीक टॉपिक्स क्या हैं। सबके लिए ये अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल लिख रहा हूं, हर एक के लिए ये अलग हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो 4th मंथ और 5th मंथ में आप दोनों, आप इसको मंथ 5th में भी लिख सकते हो कि 4th और 5th मंथ में मैं इन दोनों चीजों पे वर्क करना चाहूंगा या चाहूंगी, जो भी है आप इन पे काम कर लो। बचे अब हमारे पास आखिरी के 2 महीने। आखिरी के 2 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट अगेन और ज्यादा बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको अब टेस्ट की और बढ़ानी है। अब आपको टेस्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि ज्यादा नई चीज नहीं पढ़ सकते, कुछ नया मत पढ़ना बेटा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, जितना आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। टेस्ट प्लस रिवीजन, टेस्ट प्लस रिवीजन, यही चलता रहेगा। अगर हम बात करें 6 मंथ में, अगर हम 6 मंथ की बात करें तो हम यही करेंगे, टेस्ट रिवीजन। जो आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं, उनको रीडू, है ना, फिर इनको क्या करते जाओगे, रीडू। तो आप यही करते जाना, ठीक है ना। टेस्ट दिया, रिवाइज किया, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को निकाला, रीडू किया, इसको लूप में घुमाते रहो। बार बार गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं, आप देखो कहां गलती कर रहे हो, उन्हीं पे फोकस करो, उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पिक करो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर आप दोबारा देख सकते हो। इस मंथ में मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, आप एक बार पीवाईक्यूज को दोबारा से देखो, ताकि आपको समझ में आए आप किस लेवल का पेपर देने जा रहे हो। आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे, आप नर्वस तो नहीं हो रहे।
मैं बताता हूं ये पीवाईक्यू मैं इस मंथ में क्यों कह रहा हूं। ज्यादातर टीचर्स पहले ही कह देते हैं पीवाईक्यू कर लो, मैं इस मंथ में क्यों कहता हूं पीवाईक्यू करने के लिए, क्योंकि अगर सच्चाई ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अपने अंदर खौफ बिठा रखा है। सिर्फ खौफ, ये डर हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो पीवाईक्यू करके आपको ये फील आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम सही चाह रहे हैं। अगर हम किसी चैप्टर में बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें लगता है कोई टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके पीवाईक्यू जरूर कर लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। और आप लोग ये कर सकते हो, जेई मेंस के क्वेश्चन देख सकते हो, नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा दूसरे टेस्ट का आइडिया भी लग जाता है, हम वहां से भी देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। सो ये जो छठा महीना है ये बहुत क्रूशियल है। इसके बाद आता है हमारा फिनाले, है ना। अब हमारा फाइनल मंथ की अगर हम बात करें, लास्ट मंथ में क्या करें। सबसे पहले तो भाई देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं, फाइनल मंथ सबसे डिसाइडल मंथ है। आपने जो मर्जी कर लिया होगा 6 महीने में, उसका फ्रूट आपको, उसका फल आपको इस मंथ में मिलेगा। यहां फिनाले होने वाला है, यहां फाइनल मंथ आने वाला है। लास्ट मंथ में आप लोगों को क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, नो न्यू टॉपिक्स। ठीक है ना, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं सर इस मंथ में, बेसिकली आप लोगों को ये तो पता ही है कि लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में आप लोगों को टेस्ट देने हैं। स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको जरूर ये करना है, 15 to 18 डेज में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते ही रहना है। इवन लास्ट तक आप अटेम्प्ट करते रह सकते हो। ठीक है ना। इवन मैं तो कह रहा हूं पूरे महीने करते रहो आप, डेली बेसिस पे, एक दिन छोड़ के अगले दिन टेस्ट, एक दिन छोड़ के अगले दिन टेस्ट करते रहो। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका डिस्कशन जरूर करना है अपने टीचर्स के साथ, इसका आप लोगों को रिजल्ट जरूर देखना है, यहां एनालिसिस करना है, पता करना है आप कहां पीछे हो। ठीक है ना। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आपने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखे होंगे अपने टीचर से, है ना, उनका नंबर आता है यहां से। शॉर्ट ट्रिक्स पर डिपेंड रहो। ठीक है ना। अब आप शॉर्ट ट्रिक्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपका टाइम सेवर होती है, इससे आपका टाइम सेव होता है, इससे बहुत वक्त बचता है। और जितना आप वक्त बचा पाओगे उतना अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के 10 तरीके होते हैं, है ना, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, हर टीचर अलग तरीका सिखाता है। आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो उसी मेथड को रिकैप करो, नया मेथड मत सीखना। हो सकता है वो नया मेथड एक दो क्वेश्चंस में लगे, बाकी में ना लगे। कोई नया मेथड मत सीखना लास्ट के 1 महीने में। ये मैं अभी बता रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई बच्चे होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे स्टूडेंट से, अरे यार उसके टीचर ने तो वो फलाना मेथड सिखाया था, मेरे टीचर ने तो अच्छा सिखाया नहीं। थोड़ा ट्रस्ट रखना सीखो टीचर्स पे, उन्होंने आपको सिखाया था ना, तो उनको कुछ पता होगा, उनको अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाया होगा। आपको उस मेथड से अगर प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स के पास जाओ, डिस्कस करो, नहीं तो कुछ नया मत सीखना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट अपने साथ मत करना। दिस मंथ इज नॉट फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है 7 महीने पीछे चले जाओ, बट अभी नहीं, अभी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो आपने टेक्निक सीखी है, जो आपने देखा है, उनको रिवाइज करो, है ना। आप एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दो, हर चैप्टर को उठा लो, चैप्टर 1 इसमें कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स सीखे थे, कौन कौन से तरीके होते थे, माइंड मैप्स बना लो। ठीक है ना। हर दिन आप माइंड मैपिंग कर लो, यहां पे हर एक चैप्टर की माइंड मैपिंग करो दोबारा से। माइंड मैप से आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। माइंड मैप्स बनाना स्टार्ट करो, हर एक चैप्टर का खुद ड्रॉ करो। पहले आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट अब आप खुद ड्रॉ करो, माइंड मैप्स पे काम करो। आप लोग ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना, टेस्ट देना, ये करना, आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। सेल्फ माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप में मतलब जैसे आपने चैप्टर 1 उठाया, आपको पता है यूनिट डायमेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी आता है, स्क्रू गेज भी आता है, वर्नियर कैलिपर भी आता है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रू गेज का क्या होता है। इस तरीके से माइंड मैपिंग करो, आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से फॉर्मूलास याद है। फॉर्मूला रिकैप्चुलेट करना कहते हैं इसको। सारे फॉर्मूलास को आपके सामने रख दो, प्रकट कर दो। ठीक है ना। कुछ ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां फॉर्मूलास आपको याद करने होते हैं, जैसे कि भाई फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई आर ईटा वी, आपको पता है इसका कोई डेरिवेशन नहीं, आपको याद ही रखना है। एन ए डी वी बाई डी जेड ऐसे करके कोई फॉर्मूला है फोर्स का, उसको आपको याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, पॉइसन इक्वेशन, इस तरीके से आपके सामने डिफरेंट चीजें आती हैं, आप लोग इनको याद रख सकते हो, इनको अच्छे से रिकैप कर सकते हो। ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर कितना होता है, स्वैप बबल में कितना होता है ना। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, रिंग की एक्सिस पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एक्सिस पे, अच्छा किसी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इस तरीके के फॉर्मूलाज का माइंड मैपिंग बनाओ, इनको रिकैप करते रहो, बार बार लिखते रहो।
जहां मिल रहा है वक्त खाली, फटाफट लगाया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके आप सर्किट वाले क्वेश्चंस को इस मंथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये मंथ क्रूशियल है। नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जो आप पहले पढ़ चुके हो उन्हीं को करना है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल मंथ का पूरा आप देख सकते हो दारोमदार है आप पे कि यही सारी चीजें आपको खत्म करनी है, यही सब कुछ है जो भी आपको फाइनल मंथ में कंप्लीट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और फिर आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ फाइनल डे के लिए, ठीक है ना। फाइनल डे पे जस्ट मैं आपको कहूंगा गिव योर बेस्ट बेटा। उस दिन आप लोगों को और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं सोचना है, आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, आपने जो जाना, वो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उस दिन तो सिर्फ हम आपको विश कर सकते हैं और आप लोगों को कह सकते हैं कि अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, हो सके टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेके जाओ, क्योंकि ब्लेसिंग्स डू वर्क, है ना, वो भी करती है ना। तो ब्लेसिंग भी इट हेल्प्स बेटा डेफिनेटली। जो दिल से ब्लेसिंग निकलती है ना, दुआ निकलती है, वो भी जरूर काम आती है। पर सिर्फ दुआ काम नहीं आएगी, आपका हार्डवर्क भी काम आएगा। बट आखिरी दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका अपना दिन है, ठीक है ना। उस दिन आप लोगों का मैदान है, आप लोगों को लड़ना है, आप लोगों को पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देना है उस दिन, ठीक है ना। उस दिन के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को बोलूंगा ऑल द बेस्ट। और अभी भी मैं जाने से पहले यही बोलूंगा कि आप अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं ऐसे ही आप लोगों को आगे की इंस्ट्रक्शंस, आगे की चीजें बताता रहूंगा। अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन।